अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमटीएच 501 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने लीनियर इंडिपेंडेंस के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन 2 डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के आखिर में हम कुछ थ्योरम्स की मदद से लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कांसेप्ट जो है वो ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि आर एन स्पेस से बिलोंग करते हैं। ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है V1 से लेके Vp तक, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर हमारे पास ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अच्छा, ये जो वेक्टर इक्वेशन है, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें तो ये V1 से लेके Vp तक जो वेक्टर्स है, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है बाय यूजिंग वेट्स x1 x2 अप टू xp। ओके, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन के राइट हैंड साइड पे जो जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो नंबर नहीं है बल्कि एक वेक्टर है। जीरो एक वेक्टर है। ओके। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो सारे वेट्स हैं, सारे वेट्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तभी हमारे पास इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर सारे वेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स था V1 से लेके Vp तक, जो कि Rn स्पेस से बिलोंग करते थे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। ओके, अगर सारे x की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाए जाएंगे। और अगर सारे वेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, उनमें से कम एक वेट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अब हम जरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 में 3 वेक्टर्स गिवन है, V1, V2, V3, जो कि R3 स्पेस से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हमने क्या बताना है, पार्ट नंबर ए क्या है, डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स V1, V2, V3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। आपने डिटरमाइन करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, तीन जो हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपने चेक कैसे करना है, आगे चल के तो हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैसे चेक करते हैं। हमने इन तीनों वेक्टर्स को हमने क्या कर लेना है कि इसको मैं चलिए लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये तीन वेक्टर्स हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पर इन तीनों वेक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करना है। Ax इज इक्वल टू 0, या चलिए इसमें हम पुट नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन थी वो क्या थी, x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके। अच्छा, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है, हमने लेक्चर 6 या 7 में पढ़ा है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर लिख सकते हैं। मतलब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, दिस विल टेक दिस फॉर्म V1, V2, V3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ये तीन कॉलम है, V1, V2, V3, तीन कॉलम को शो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर या जिसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, वो क्या होगा, x1, x2, x3। इन दो को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यही वाली फॉर्म बनेगी, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो हमारे पास 0 है, क्योंकि ये एक वेक्टर है जिसे आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो इसको आप अगर इस फॉर्म में लिख लें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है इसे आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं ना, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का
v1 की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, v2 की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज 4, 5, 6 और v3 की वैल्यू पुट कर दें 2, 1 और 0। और राइट हैंड साइड पे जो बी मैट्रिक्स होता है इसको भी आप यहाँ पे लिख लें। कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जब आप अलग से लिखते हैं तो ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है और ये वाला आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, इसको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। आपने क्या करना है, इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को सबसे पहले एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि किस तरह से आप किसी मैट्रिक्स को या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म या रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको सारा सिखाया हुआ है। उस लेक्चर की वीडियो जो है ना, मैंने एक एग्जांपल इनफैक्ट सॉल्व की है जिसमें हमने एक मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म और देन रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इस मैट्रिक्स की रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। इसको आपने क्या करना है अभी, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है इक्वेशन फॉर्म में। चलिए मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन फॉर्म जो वो लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन फॉर्म क्या बनेगी, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन जो दूसरी रो है इसमें अगर आप देखें तो x1 का कोफिशिएंट 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ। माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। और जो तीसरी रो है इसमें अगर हम पहले जो दो एंट्रीज है x1 और x2 क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट 0 है इसको हम नहीं लिखते, x3 का कोफिशिएंट भी 0 है लेकिन इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है। x3 की कोई भी वैल्यू चूज करें, इसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मेंशन भी है हमारे पास जो x3 है वो x1 और x2 जो है वो बेसिक वेरिएबल है और जो x3 है वो फ्री वेरिएबल है। ओके, और हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जब हमारे पास चलिए इसी को हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास x3 फ्री वेरिएबल है, इसका क्या मतलब है कि x3 की आप कोई भी वैल्यू चूज करें, ठीक है, तो हमारे पास ये लास्ट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम अगर उस डेफिनेशन को देखें जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस पहली वाली डेफिनेशन को देखना जरा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें क्या कह रहा था कि जो सारे वेट्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो फिर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स तो नहीं होंगे, फिर तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पर यही कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Hence v1, v2, v3 are linearly dependent, not linearly independent। मतलब ये लीनियरली जो है डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या है, आपको इधर से दिखा देता हूँ पहले। इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग v1, v2, v3। इसका मतलब क्या है, अगर वो क्यों क्या कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, पहले पार्ट में हमने प्रूव भी कर दिए। अच्छा, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनका लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन क्या होगा। अब लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन का मतलब क्या है, x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पर हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर दी। ये तो हमने बता दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनका लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म फाइंड की थी वो ये वाली थी ना, दिस वन। इसको आपने अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसका पार्ट से कैसे सॉल्व किए। जो हमने पहले वाली फाइंड की थी उसमें हमने ये जो हमारे पास पिवट एलिमेंट थे उसको हमने वन नहीं बनाया था। तो अब हम पिवट एलिमेंट जो ये वाला है पहले वाला और ये दूसरे वाला, दूसरी रो का जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये पिवट एलिमेंट है, इसको हमने अभी वन बना दिए। अच्छा, जब इसको वन बना दिया है तो उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में। ये इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि x1 की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ x3 आएगी, मतलब -2x3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस विल बी x1 इज इक्वल टू -2x3 को दूसरी साइड पे ले जाए, ये 2x3 बन जाएगा। सिमिलरली x2 की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ x3 आएगी, -x3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। और 0x3 ये तो फ्री वेरिएबल है।
अच्छा x3 जो है ना, उसकी वैल्यू हम चूज, ये x3 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इज फ्री वेरिएबल। ये हमने पहले भी मैंने आपको बता दिया था जब हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल है। x3 की कोई एक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं। x3 की वैल्यू उसने यहाँ पे 5 चूज की है। 5 चूज करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी और x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। कौन सी वैल्यूज आई है? x1 की 10 आ गई और x2 की -5 आ गई। तो आपने यहाँ पर इस रिलेशन में x1v1 प्लस x2v2 प्लस x3v3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपने x1 x2 x3 जो वेट्स है उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन आ गया। ये सिर्फ एक नहीं है, जब आप x3 की डिफरेंट वैल्यू चूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन भी डिफरेंट आएंगे। तो ये बहुत सारे लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन बन सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है v1 और v2। आपने चेक करना है कि क्या ये लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप चेक कैसे करेंगे? आपने x1v1 प्लस x2v2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर वाली इक्वेशन में आपने यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, मैं चलिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारे पास वो जनरल इक्वेशन है x1v1 प्लस यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, तो हम x1v1 प्लस x2v2 ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये जो 0 वेक्टर है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे v1 और v2 के दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास 0 वेक्टर के दो हमारे पास एलिमेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ओके ओके, यहाँ पर आप v1 और v2 की वैल्यू पुट कर दें। इसको उसने जो वेट्स है उसने इसको जो है ना वो C1 और C2 कहा है, तो हम भी इसको C1 और C2 बोल देते हैं। अच्छा, C1 इंटू V1 कितने हैं? 3 - 1 प्लस C2 इंटू V2 कितने हैं? -2 कॉमा सॉरी 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। C1 और C2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 3C1 कॉमा -C1 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2C2 कॉमा 2C2 इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो पहला पॉइंट बनेगा 3C1 -2C2 पहला पॉइंट बन गया। सिमिलरली यहाँ पर -C1 प्लस 2C2, ओके ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। अच्छा, अब हमारे पास ये दो हमारे पास आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिनके पहले पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट के भी दो कोऑर्डिनेट है। पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल कर लें, दूसरा दूसरे के इक्वल कर लें। जब आप इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको यहाँ से अब दिखा देता हूँ। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, यहाँ इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी और दोनों जीरो आएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी? जब हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो C1 और C2 की वैल्यू है, वहां पर उसने वेट्स को x1 और x2 बोला था, तो यहाँ पर C1 और C2 बोल दिया, एक ही बात है, ठीक है ना। x1 और x2 ये वेट्स हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर उसने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड की, दोनों जीरो आ गई। उसका मतलब है कि ये हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे v1 और v2, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। ओके, क्योंकि इनका हमारे पास जब हमने उस वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व किया है तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके जो कॉलम्स होते हैं, चाहे जितने भी कॉलम्स हो, एक कॉलम हो या 10 कॉलम हो, वो लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कब होंगे? यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे if and only if the equation ax is equal to 0 has only the trivial solution। ओके, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर ax is equal to 0 हमारे पास जो है उसका मतलब ये जो सिस्टम का होमोजीनियस हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, तभी हमारे पास उस मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इस कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। डिटरमाइन वेदर द कॉलम्स ऑफ ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके तीन कॉलम है। हम चेक करते हैं कि क्या ये तीनों कॉलम जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? अगर हम हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये ऑफकोर्स किसी सिस्टम का ही कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा।
ठीक है, किसी सिस्टम का जिसमें 3 इक्वेशन होगी, उसी का हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा ना, तो ये होमोजेनियस सिस्टम का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो Ax इक्वल टू 0 है, ये होमोजेनियस सिस्टम को शो करता है। ओके, टू स्टडी Ax इक्वल टू 0, रो रेड्यूस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले आप इस Ax इक्वल टू 0 जो हमारे पास इक्वेशन है, a की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, ये जो राइट साइड पे 0 है, इसकी बेसिकली तीन हमारे पास एंट्रीज होगी इस कॉलम की, इस वेक्टर की, 0 0 0। इसका हमने a का और इस हमारे पास वेक्टर का हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। जब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना चुके, उसके बाद हमने इसको रेड्यूस करना है रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, इसको चलिए मैं पढ़ भी देता हूँ। एट दिस पॉइंट इट इज क्लियर दैट देयर आर थ्री बेसिक वेरिएबल्स एंड नो फ्री वेरिएबल्स। देखिए, इसमें हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल्स है, तो कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। जब कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा, तो बेसिकली इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमने पहले एक थ्योरम भी पढ़ा था, पहले एक लेक्चर में। जब कोई भी हमारे पास फ्री वेरिएबल नहीं होगा, तो उस केस में हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आप इसको बेशक, मैं चलिए इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख भी देता हूँ। पहले की हमारे पास क्या बनेगी, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x1 प्लस 4 सॉरी x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 13x3 इज इक्वल टू 0। x3 की वैल्यू कितनी आएगी, x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 13 को उधर जाके डिवाइड कर दें। अच्छा, x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो x2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और x2 और x3 दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, तो x1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तीनों कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब है कि 0 है। 0 आ गया, इसका मतलब है हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन थे, सॉरी जो हमारे पास ये वाला जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये होल्ड कर गई है। ये स्टेटमेंट क्या थी कि अगर हमारे पास Ax इक्वल टू 0 का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A के जो कॉलम्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसको हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेट्स ऑफ 1 और 2 वेक्टर्स। अच्छा, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ही इज नॉट द जीरो वेक्टर। ये बहुत आसान हो गया है। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर गिवन हो, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर v1 है, ये एक वेक्टर है, ये जो एक वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर ये जो वेक्टर है ये जीरो वेक्टर ना हो। ठीक है, अगर हमारे पास ये v1 है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू जीरो वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो v1 है ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। जब ये जीरो नहीं होगा तो आपको फिर x1 जीरो होगा। जब x1 जीरो होगा, जब वेट जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है जब भी एक वेक्टर हो और नॉन जीरो वेक्टर हो, तो उस केस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे लिए देखिए काम आसान हो गया है। अब हम यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं दो। पहली एग्जांपल अगर हम देखें, तो इसमें दो वेक्टर्स हैं v1 और v2। v1 हमारे पास जो वेक्टर है, इसको यहाँ पर उसने लिखा भी है, v1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो v2 बन जाएगा। देखिए, v2 किसके बराबर है, बेसिकली 2v1, मतलब v1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो v2 बन जाएगा। अच्छा, अब जरा हम क्या करते हैं, v2 जो हमारे पास 2v1 है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास देखिए -2v1 प्लस v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए v1 के साथ जो पहला वेट है वो -2 है, और v2 के साथ जो दूसरा वेट है वो 1 है। मतलब x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू 1 है, दोनों नॉन जीरो है, इसका मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाए जाएंगे, क्योंकि जब सारे वेट्स जीरो होते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जब वेट नॉन जीरो होते हैं, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, उस केस में वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, तो इसमें v1 और v2 जो है, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखिए, एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं होंगे।
अच्छा, तो इसका मतलब है ये रियली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो हमने डायरेक्टली बता दिया। सही है। इसको अगर आप सॉल्व करें, सॉल्व आपने कैसे करना है? देखिए, आप हमारे पास x1 v1, हमारे पास ये v1 है, v2 प्लस x2, यहाँ पे हमारे पास दूसरा हमारे पास वेक्टर 6 2, और राइट साइड पे जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि v1 और v2 की दो दो एंट्रीज है, तो यहाँ पर हम जीरो जीरो लगा देते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड को अगर हम कंप्रेस करके लिखें तो ये वाली फॉर्म बनती है, 3 2 6 2, और यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड वेक्टर लिख सकते हैं, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अच्छा, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है, इसका आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, 3 2 6 2 0 0। इसका आप अभी एचेलॉन फॉर्म और रेडुसिबल फॉर्म फाइंड करें। जब आप फाइंड करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास सारे जो है ना वो बेसिक वेरिएबल्स आते हैं, कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं आता। जब फ्री वेरिएबल नहीं आएगा तो फिर आपको जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सॉरी, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो चलिए इसको हम देख भी लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 है, ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे हमने एंट्री को 0 बनाना है, या पहले पिवट एलिमेंट को हम 1 बना लेते हैं। जब 1 बनाएंगे तो 1/3 से पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 0, यहाँ पर हमारे पास 2 2 0 ऐसे रहेगा। अब 1 के नीचे हमने इसको 0 बनाया है, तो 0 कैसे बनाएंगे? इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 माइनस 2R1, तो हमारे पास ये पहली रो ऐसे रहेगी, यहाँ पर हमारे पास ये 0 बन गया। ये हमारे पास 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये 0 रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब दूसरी रो में जो सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट है वो -2 है। इसको आपने पिवट एलिमेंट कंसीडर करना है, और इसको आप 1 बना लें तो ज्यादा मुनासिब हो जाएगा। 1 बनाने के लिए 1 बाय -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप एक रियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x2 0 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करें तो x1 भी 0 आ जाएगा। जब ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब है ये वो लीनियरली जो इंडिपेंडेंट वाली डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस वजह से ये जो एग्जांपल नंबर 2 में दो वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। A set of two vectors v1 v2 is linearly dependent if and only if one of the vectors is a multiple of other. Okay, जब हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो उस केस में वो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाए जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास विद हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम दो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो पहले हमारे पास डायग्राम है, इसमें दो वेक्टर हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप कर रहे हो तो मतलब एक दूसरे के वो मल्टीपल होंगे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। जो दूसरी हमारे पास डायग्राम है, इसमें अगर हम दो वेक्टर्स को देखें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जब ओवरलैप नहीं करेंगे तो मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे तीन थ्योरम है जिनको यूज करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। पहला थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप परेशान नहीं हो। हमारे पास यहाँ पे अ, एक सेट है S जिसके अंदर ये सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं। An index set S of two or more vectors is linearly dependent if and only if at least one of the vectors in S is a linear combination of others. इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 up to so on plus xn vn, क्या इसको उसने p कह दिया तो हम यहाँ पे xp कह देते हैं, और vp, ये हमारे पास सेट s के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि अगर ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली जो है ना जो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर इस सेट S के अंदर कम से कम एक वेक्टर जो है ना, लेट्स सपोज v1 है, ये जो एक वेक्टर v1 है ये दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हो, v1 इज इक्वल टू लेट्स सपोज हो x1 v2 प्लस x3 v3 प्लस x
10 will 10। ओके, ये हमारे पास सेट S के अंदर जो सेट ऑफ वेक्टर्स थे, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर इस सेट S के अंदर कम से कम एक वेक्टर जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हो। ओके, तो उस केस में ये जो वेक्टर सेट S के अंदर पड़े हुए हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दो थ्योरम है वो बहुत आसान है, इसके एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो ज्यादा हो और उनके अंदर जो एंट्रीज है, एक वेक्टर के अंदर जो एंट्रीज है वो कम हो। देखिए यहाँ पर तीन वेक्टर्स है और हर वेक्टर के अंदर दो एंट्रीज है, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ एंट्रीज से। इस केस में हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए तीन वेक्टर्स हैं और इसमें क्या कहा हुआ है, द वेक्टर्स these जो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज़ देयर आर थ्री वेक्टर्स इन द सेट एंड देयर आर ओनली टू एंट्रीज इन ईच सेट। ये थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको आप एक दफा रीड भी कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको समझा दिए, एग्जाम्पल भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, इसको भी आप यूज करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इस वीडियो में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है जिनको हमने चेक करना है कि वो लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अगर उन सेट ऑफ वेक्टर्स में एक वेक्टर जो है वो सारी उसकी एंट्री जीरो हो, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। देखिए हमारे पास ये जो पहला, ये जो दूसरा हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, दूसरा पार्ट है एग्जांपल 6 का, इसमें जो दूसरा वेक्टर है उसकी सारी एंट्री जीरो है, तो मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है by using this theorem। ओके, बाकी जो दो एग्जांपल्स हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। ये जो हमारे पास पहली एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे तीनों का मेंशन है। पहली को चलो मैं पढ़ देता हूँ। द सेट कंटेन्स फोर वेक्टर्स दैट ईच हैज ओनली थ्री एंट्रीज। ये पहले वाले थ्योरम को यूज किया है, सेकंड लास्ट थ्योरम को यूज किया है। देखिए इसमें चार वेक्टर्स हैं और हर वेक्टर के अंदर तीन एंट्रीज हैं, तो नंबर ऑफ वेक्टर जो है ना वो एक्सीड कर रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर। इसका मतलब है ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है बाय यूजिंग अबव थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास पूरा एक वेक्टर जीरो है, तो ये हमारे पास जो लास्ट वाला थ्योरम हमने पढ़ा है उसको यूज करते हुए ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी सेट ऑफ वेक्टर्स। और अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर हो जो कि नॉन जीरो वेक्टर हो, तो वो लीनियरली हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। ये हमने पहले एक थ्योरम पढ़ा था। तो इस एग्जांपल को भी आप देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।